हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अकाउंट्स एंड लॉ क्लासेस में हमारी आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी जो क्लास है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स से है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप पहले से जानते हो कि इसका ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है। सेकंड हेड ऑफ इनकम है यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आप यहाँ लिखें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो चार्जिंग सेक्शन है ये 22 से 27, यानी कि सेक्शन 22 से 27 जो सेक्शन आपका लागू है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इसकी डीप स्टडी हम लोग किया जाएगा। यानी कि इंडिया में यदि आप देखो, आपकी जो आपका जो मकान है ना, ये मकान यानी कि इफ हाउस इज इन इंडिया, दो बातें होंगी, और हाउस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी कि आपका मकान इंडिया में है या आपका मकान आउटसाइड इंडिया है। तो देखो ये इंडिया में है तो इसको यदि आपने एक्चुअली क्या है ना, आपके मन में चल रहा होगा कि मकान से कैसी आए, मकान से कैसी इनकम। तो आपको बता दूं कि मकान की इनकम का मतलब यहाँ इससे है कि आपने अपने मकान को लेट आउट किया हुआ है, किराए पर उठाया हुआ है, उससे यदि कोई इनकम होती है तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड के अकॉर्डिंग आता है और यहाँ पर इसको टैक्सेबल किया जाता है, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स, कंसीडर किया जाता है। मेनली क्या है ना, मेनली क्या है कि आपका इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से हो वो हाउस प्रॉपर्टी को बेच के नहीं, ध्यान दीजिएगा, बेच के नहीं हाउस प्रॉपर्टी को, बल्कि आपने इसे किराए पर उठाया है और फिर इससे आप इनकम कमाते हो। ठीक है, फिर ये इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंसिडर किया जाएगा, काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा और ये टैक्सेबल है कि नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि ये इनकम आपका कहाँ से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो अब देखो, आपका ये मकान है इंडिया में है, आपका एक मकान है आउटसाइड इंडिया है। मैंने दो बातें एकदम एग्जैक्टली आप समझ लो इसके बेसिक्स को, हाउस प्रॉपर्टी के बेसिक को समझ लो। आई थिंक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आप जो इनकम टैक्स का ये अपने माइंड में बनाते हो कि इनकम टैक्स बहुत टफ है, आपको इनकम टैक्स समझ में नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी चैप्टर आपने हमारे साथ स्टडी किया और आपने देखा बहुत इजीली मैंने आपको सैलरी चैप्टर्स जो है समझाया, सैलरी चैप्टर्स के एक एक हेड्स को मैंने बताया। साथ ही स्टूडेंट्स हाउस प्रॉपर्टी में आते हैं, आपका हाउस कहाँ पे है, इंडिया में है। तो आपको जो मैंने रेसिडेंट बताया था ना, कौन सा रेसिडेंट सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, यानी कि ये सब के लिए यदि आपने हाउस से कोई रेंट पाया है तो ये सब के लिए टैक्सेबल होगा। ये सभी एसएससी के लिए, चाहे वो एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे एसएससी एसएससी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और चाहे वो एसएससी नॉन रेसिडेंट हो, ये इनकम सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सभी एसएससी के लिए टैक्सेबल होता है। अच्छा, अब देखो क्या है कि ये अगर आपकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, ठीक है, तो इंडिया से बाहर है, तो इंडिया के बाहर यदि किसी हाउस प्रॉपर्टी से आप इनकम कमाते हो या आपको कोई इनकम मिलता है तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो आप जान लें कि केवल केवल यह रेसिडेंट एसएससी के लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट एसएससी के लिए।
इसका मतलब क्या है, रेसिडेंट एसएसी का सब मतलब समझ में नहीं आया। यानी कि रेसिडेंट, मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको मैंने डिफाइन किया हुआ था कि आपके लिए किस एसएसी का कोई कौन सा एसएसी रेजिडेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो ये रेसिडेंट एसएसी के लिए आउटसाइड इंडिया का इनकम टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब ये कुछ बातें इससे संबंधित हैं, तो यदि आपने इसको कॉपी कर लिया हो तो मैं मिटाऊं। अब ये देखो आपका जो मकान है ना, ये आपका मकान है, यानी कि ये यहां से गेट है, आपका गेट ये है, ये आपका जो है ना ये फील्ड है, यानी कि ये लॉन है। आपका घर जो है, इसके घर के बाहर ये मेन आपका हाउस ये है। चलो देखो, आप इसके क्या हो, ओनर हो, यानी कि ये मकान आपके नाम से है, यानी कि एसएसी के नाम से मकान होना चाहिए। यानी इट मीन कि जिस व्यक्ति के नाम से आईटीआर फॉर्म दाखिल किए जाते हो उसी के नाम से मकान होना चाहिए। ये पहला कंडीशंस स्टूडेंट्स जान लीजिए, पहला कंडीशंस यही है। यानी कि आज हम लोग इसके एक एक हेड्स और एक एक इसके जो टर्म्स हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा, बातें की जाएंगी। फिर क्या होता है, यानी कि पहला एसएसी के नाम से मकान होना चाहिए, यानी कि मकान आपका है, आप एसएसी हो। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या होता है, मकान के साथ जो लगी ये लैंड है ना, ये लैंड है भाई, मकान के जस्ट लगे आपका जो लैंड है, यानी कि इस लैंड को भी आपने क्या किया हुआ है, विथ हाउस लेट आउट है। यानी हाउस लेट आउट है तो लैंड भी साथ की क्या है, लेट आउट है, इसका भी आप किराया लेते हो, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि लैंड विथ हाउस इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, अब आपके मन में एक चीज चलने लगा होगा, पूछो क्या, आपके मन में मालूम है क्या चल रहा होगा, सर यदि एक मकान के दो मालिक हों तो क्या होगा। तो उन दोनों मालिकों का पार्टीशन किया जाएगा, उनका जितना जितना हिस्सा बनेगा, यदि इसमें दो मालिक हैं तो इनका जितना हिस्सा बनेगा आधा आधा किया जाएगा, आधा एक मालिक का, आधा एक मालिक का। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। यानी कि सेपरेट मालिक का एक उनका हिस्सा डिसाइड किया जाएगा, फिर उनके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम चार्ज किया जाएगा और टैक्सेबल होगा, अलग अलग एसएसी के लिए अलग अलग। दैट इज क्लियर। अब देखो दूसरी चीज कि रेंट मस्ट बी प्रीवियस ईयर 2019-20। यानी ये जो कंडीशंस मैंने बताया, ये पहला कंडीशंस था। कंडीशंस का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, आप नाम लिखते जाइए, क्योंकि बीच में कभी कभी बिना लिखे ही हम समझा के निकल रहे हैं। देखो आपने क्या किया ना, अभी आपने रेंट मस्ट बी प्रीवियस ईयर, यानी कि इस मकान को जो आपने लेट आउट किया ना, ये प्रीवियस ईयर में लेट आउट होना चाहिए, यानी वो इनकम आपकी प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। यदि आपका ये मकान प्रीवियस ईयर में लेट आउट है, प्रीवियस ईयर का मतलब कि पिछले साल में आपने कोई रेंट अराइज किया, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज किया जाएगा, यानी कि ये इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम माना जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर ये साथ में लगी हुई जो लैंड है इसका इनकम कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो ये किराया लेते डिसाइड होते समय, रेंट को देते समय, रेंट पे देते समय ये आपस में तो डिसाइड हो ही जाएगा कि इसका किराया कितना है, और ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अब देखो ना, एक लैंड आपके मकान से बहुत दूर है,
यानी कि मकान से सटे हुए नहीं है, मकान से लगे हुए नहीं है। इसको भी आपने क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, यानी लैंड है नॉट विथ हाउस, यानी ये लैंड है आपके मकान से सटे हुए नहीं है, आपके मकान से लगे हुए नहीं है, और इसे भी आपने क्या किया हुआ है, किराए पर उठाया है। तो ये जो लैंड का किराया होगा ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। यानी कि लैंड, ए पीस ऑफ लैंड नॉट इंक्लूड्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यानी लैंड का कोई लैंड आपने लेट आउट किया हुआ है, तो इस लैंड का जो भी रेंट आपको मिलेगा वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। दैट इज क्लियर। अब देखो ना, अभी आपने क्या किया, जिस टेनेंट को ये दिया हुआ है मकान, उसने क्या किया, वो किसी और टेनेंट को किराए पर दे दिया। इट मीन कि आप मालिक थे, आपने क्या किया, मकान को किराए पर उठा दिया, जी उठा दिया। अब क्या हुआ, उस किराएदार ने उस मकान को क्या किया, किसी और को उठा दिया, ठीक है। तो वो टेनेंट के लिए जो इनकम होगा, भाई आपके लिए नहीं, आप तो मकान मालिक हो, लेकिन टेनेंट का जो इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम माना जाएगा। यानी कि मकान संपत्ति शीर्षक में, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल होने के लिए यह आवश्यक है कि आपको, यानी एसएसी को उसका ओनर होना होगा। यदि एसएसी उसका ओनर नहीं है और मकान से कोई भी इनकम जनरेट होती है, यानी मकान से रेंट, किसी भी तरह का इनकम जनरेट होता है, तो उसके लिए अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा, न कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसका मतलब ये है सर कि मकान मालिक, जो मकान का मालिक है, अपने नाम से हाउस टैक्स देता हो, अपने नाम से उसका खुद का, यानी कि ओनरशिप उसकी हो, तभी, यानी अपने नाम से वो आईटीआर फॉर्म इसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए दाखिल करता हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तभी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी, तभी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। अब देखो अभी आपके मन में चल रहा होगा कि अगर एसएसी सेल्फ रेसिडेंट करता है इस मकान में, यानी कि यदि एसएसी खुद उस मकान में रहता है तो क्या होगा। भाई आप खुद सोचो, यदि आप अपने खुद के मकान में रहते हो तो आप पे उस कोई रेंट मिलता है क्या, नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा, तो उसका इनकम टैक्सेबल इनकम ही नहीं होगा, तो टैक्सेबल कहाँ से होगा भाई। यदि एसएसी ने अपने एक मकान यूज में लिया है, ठीक है, उसका एक ही मकान है, तो फिर क्या होगा, सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस का कोई इनकम नहीं होता, यानी कि नॉट इनकम। अब आपके दिमाग में होगा, इफ मोर देन वन हाउस रेसिडेंस बाई एसएसी के केस में क्या होगा। भाई आपने क्या किया, आपके पास एक मकान से ज़्यादा मकान है, आपके पास 2 मकान है, 3 मकान है, 4 मकान है, तो एक मकान आप एक मकान में ही रहोगे, ऐसा तो है नहीं कूद कूद के 10 मकान में रहोगे। हाँ सर, 10 मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यदि आप 10 मकान को इस्तेमाल कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है, या टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि एक मकान जिसका जो इनकम टैक्स ज़्यादा आ सकता हो, उस मकान को एसएसी के, यानी कि मकान मालिक के लिए हम लेफ्ट कर देंगे, ये मानेंगे कि उसने सेल्फ रेसिडेंस किया है। बाकी के जितने मकान होंगे उस पे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनकम उसका डिसाइड किया जाएगा, और फिर उस इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यानी कि एक मकान को रेसिडेंस माना जाएगा, और फिर अगला जितना भी मकान होगा वो माना जाएगा कि लेट आउट हैं,
और उनका जो रेंट होगा वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और फिर क्या होगा, जब वो प्रोविजंस के हिसाब से उसका किराया डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसे उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को एसएसी के इनकम में हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंक्लूड किया जाएगा यदि उन्होंने एक से अधिक मकान इस्तेमाल किया है सेल्फ रेजिडेंस के लिए। तो अब आपके दिमाग में चलेगा सर एक और बात है कि यदि हम उस मकान में अपना बिजनेस कर रहे हों, यानी कि हाउस इफ यूज इन सेल्फ बिजनेस ऑफ एसएसी। अब एक ही चीज़ों को भाई मैं समझा रहा हूँ, आप समझते चलें कि यदि एसएसी ने खुद का मकान बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, यानी कि इसके लिए एक सेपरेट हेड इनकम टैक्स एक्ट ने दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ऐसा मकान यदि आपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया है तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा माय डियर। देखो एक्चुअली क्या है ना कि जो आपका जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है बेटा, ये बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान सा है। मैं आसान से लैंग्वेज में आपको ब्रीफली बताऊंगा। देखो कभी कभी होता है ना कि मकान में ओनरशिप को लेके विवाद होता है। अच्छा, इन चीज़ों को मैं मिटा दूं। लेकिन अभी ये मैं मकान बनाए रहूँगा। यहाँ पे आपकी मकान है, ये हाउस है, ये साथ में लगा हुआ लैंड है, ये मकान का गेट है। आइए आप यहाँ पे बैठते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो तो स्टूडेंट्स यदि आपके मन में एक ओनरशिप को लेकर एक प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी एक संपत्ति के कुछ ऐसे ओनर्स टेस्ट नहीं हो पाते कि मान लीजिए आप ये मकान है, ये मकान एक्स का है और इसे वाई ने ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। तो जिसने कब्जा किए हुए है ज़बरदस्ती, यदि वो कोई इनकम कमाता है तो उसके वो जो जिसने कब्जा किए हुए है, यानी कि इट मीन कि कब्जा किसका है, कब्जा वाई का है, तो वाई इस मकान का जो इनकम होगा वाई के लिए काउंट किया जाएगा और ये टैक्सेबल होगा। साथ ही स्टूडेंट्स यदि वाई ने अपने नाम से ज़बरदस्ती कब्जे के साथ साथ आईटीआर फॉर्म इस मकान संपत्ति की ओनरशिप न रहते हुए दाखिल करता है तब की बात है। यदि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मकान आवंटित किए हुए हैं, अलॉट किए हुए हैं, तो सदस्य होने के नाते आप उस मकान के मालिक माने जाएंगे, न कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। आपके नाम से आईटीआर फॉर्म दाखिल होगा और आप इसका जो रेंट पाएंगे वह आपके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल किया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स यदि किसी के मकान में कोई पेइंग गेस्ट आप तो जानते ही होंगे कि यदि कोई पेइंग गेस्ट है तो पेइंग गेस्ट से यदि मिलने वाला कोई इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, यह इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ऐसी एसेट यदि आपने बिना किसी कंसिडरेशन के किसी नियर रिलेटिव्स को इस मकान संपत्ति का ट्रांसफ़र किया हुआ है बिना कंसिडरेशन के, तो यानी कि ये माना जाएगा कि जो बांडवासिंग ट्रांजेक्शन्स आपने किया है, दिखावटी लेन देन किए हैं, तो इस मकान संपत्ति का ओनर आपको ही माना जाएगा, यानी एसएसी को प्रीवियस एसएसी ओनर को ही माना जाएगा। उनके नाम से इस मकान का जो इनकम होगा वो चार्ज किया जाएगा। यानी कि यदि एक चीज़ देखो, इस मकान के साथ अभी छोड़ो ये सब चीज़ें, आपने मकान के साथ कोई भी उपकरण वगैरह
उपकरण का मतलब कि आपने यदि गैस की सुविधा दी है, आपने बिजली पानी की सुविधा दी है, आपने यदि कोई मोटर्स की सुविधा दी है, पानी की टंकी की सुविधा दी है, तो इनका जो किराया होगा ये डिसाइड करते समय वो उनका किराया सेपरेट माना जाएगा, उनका किराया अलग माना जाएगा, न कि हाउस प्रॉपर्टी का किराया ट्रीट किया जाएगा। यानी कि अगर कोई जॉइंट रेंट है, यानी कि जॉइंट रेंट का मतलब कि मशीन फर्नीचर या जिन भी चीज़ों का रेंट आपने मकान संपत्ति के साथ लिया है तो उन्हें अलग किया जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो रेंट निकाले जाएंगे वो अलग निकाले जाएंगे। इट मीन कि वह रेंट लेट आउट के समय ही, डिसाइड होते समय भी वो डिसाइड हो जाएगा कि इन्होंने ये साथ में इन चीज़ों को किराए पर उठाया है और इसका किराया इतना, तो मकान संपत्ति के किराए में से डिडक्ट कर लिया जाएगा और फिर जो बचेगा वो मकान संपत्ति का किराया माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो एक्सप्लेनेशन रहा इस, यानी कि अब तक हम लोगों ने जो इसके इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है ये 22 से 27 तक का है, यानी 27 में ओनरशिप की बात कही गई है, यानी कि ओनरशिप को लेके बातें बताई गई हैं। डिसाइड किया गया है कि जो आपका ओनरशिप, मकान को लेके जो आपकी ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप क्या कहता है, ये ओनरशिप क्या कहता है। यदि आप कोई ज़मीन पट्टे पर लिए हो, क्या लिए हो भाई, यदि ज़मीन आपने पट्टे पर लिया है तो लीज के मालिक कौन है भाई, आपने क्या किया, वो पट्टे पे जितने दिनों के लिए लिया है उतने दिन मकान संपत्ति के मालिक आप माने जाएंगे, और आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होगा तो चार्ज किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। तो स्टूडेंट्स जो इसका बेसिक्स है ये आपने इसे समझ लिया। चलिए देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए इसका जो बेस होता है वो होता है एनुअल वैल्यू, ठीक है। जो एनुअल वैल्यू है ये सेक्शन 23 यानी सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग हाउस का जो एनुअल वैल्यू आप निकालते हो, मैं बता दूं बेसिकली। अब मैं इसके बाद जस्ट आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना कैसे है। फिर बाद में उसको एक एक चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, एक एक चीज़ों को हम समझा देंगे। नियर अबाउट 2 से 3 लेक्चर्स में आपका हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 2 से 3 लेक्चर्स नहीं लगाऊंगा मैं, 2 से 3 लेक्चर से ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा आपको, इतने बस आपको 2-3 लेक्चर्स में यदि हाउस प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पर जान लीजिए बहुत ही आपके लिए अच्छा है। तो बने रहिए हमारी क्लासेस में। देखिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, जैसे आपने सैलरी इनकम काउंट किया था वैसे ही मैं उसको उसी तरह से आपको समझा दूं कि आप लिखते हो, ये मैंने ये मत भूलना, एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कब के लिए भाई, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होता है भाई, अब क्या होता है, अब क्या होता है, आप एक ऐसे चार्ट्स बनाते हो। सबसे पहला आप लिखते हो ग्रास एनुअल वैल्यू, ठीक है। अच्छा इसमें से डिडक्ट होता है लेस म्यूनिसिपल टैक्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए इफ पेड इन प्रीवियस ईयर। एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा, आप घबराएंगे नहीं। नेट एनुअल वैल्यू, अभी आपके दिमाग में चलेगा सर कि ये एनुअल वैल्यू क्या है, आप घबराए नहीं, क्लासेस के साथ आपको एक एक चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। चले देखें, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, क्या है 24 में,
स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टैच्यूटरी डिडक्शन भी इसको कहते हैं, यानी कि ये 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 1 मिनट स्टूडेंट्स, 1 मिनट। ठीक है, ये अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक। सर सेकेंड टॉपिक क्या है? यानी कि मैं आज चार्ट को ओपन कर दे रहा हूँ आपको। यानी जब चार्ट्स आप स्टडी कर लोगे ना तो बहुत इजीली जो ये वैधानिक कटौती है, स्टैच्यूटरी डिडक्शन, आप इसको घटा लोगे। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20। आपने क्या किया था ना, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिगर। आपने क्या किया था, मकान को बनवाने के लिए लोन लिया हुआ था। तो मकान को बनवाने के लिए यदि आपने लोन लिया था, मकान के रिपेयर्स, मेंटेनेंस या रिन्यूअल, किसी काम के लिए मकान से ही संबंधित आपने लोन लिया था, तो प्रीवियस ईयर में जो लोन है ना, इस लोन का जो इंटरेस्ट है, ध्यान देना, लोन नहीं, प्रीवियस ईयर में लोन का जो इंटरेस्ट है, यह इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट कहता है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आप डिडक्ट कर लो। आप घटा दो भाई, हम उस इंटरेस्ट को आपको ये दावा करते हैं कि इंटरेस्ट घटा दो और निश्चित तौर पर आप कुछ टैक्स से बच जाओगे। यानी इनकम टैक्स एक्ट आपको रिलीफ देता है, इंटरेस्ट से छूट देता है। चलो ठीक है, थर्ड टॉपिक, 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी मकान बनवाने के ठीक पहले के जितने भी इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट का 1/5 आप डिडक्ट कर लो, 3 डिडक्शंस, और ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। माय डियर, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि सो माय डियर, देखो ना, देखो होता क्या है ना कि ये एग्जैक्टली आप खुद देख लो, आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। सर कैसी समस्या? हम किसी समस्या में तो नहीं हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आपको इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम आपको 3 डिडक्शन देंगे। पहला कि स्टैच्यूटरी डिडक्शन आप यहाँ लिख सकते हो 30%, यानी ये जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है ना, उसका 30%। यानी कि अभी अब देखो, मैं सेक्शन 24 के डिडक्शन के विषय में डीप स्टडी किया जाएगा, आप परेशान ना हो। तो अभी आप सोच रहे सर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम परेशान भी नहीं हैं क्योंकि हम आपकी क्लासेस में हैं। अब देखो होता क्या है ना, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, इसका मेनली जो मेन चीज़ है ना, वो यानी कि कैसे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को, टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट किया जाएगा, इसका केवल एक ही टर्म्स है जो आप समझ लें तो समझो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फाइंड हो गया। अभी आप कहोगे सर जल्दी बता दीजिए, एक ही टर्म्स है तो बहुत जल्दी बता दीजिए। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, यानी कि एनुअल वैल्यू इज द बेस ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि यदि आपने एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया तो निश्चित तौर पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता। इसका मतलब है कि एनुअल वैल्यू डिसाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा एनुअल वैल्यू डिसाइड होना। ठीक है, तो यदि एनुअल वैल्यू डिसाइड करने में आपको कोई समस्या नहीं हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीधे कहती है आपको 3 डिडक्शन देती है। यानी कि सोचो, सैलरी आपने क्या किया, इतने ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे सैलरी स्टडी किया और इतने उसमें इतना लेंदी चैप्टर्स
यानी कि है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इतना लेंदी चैप्टर आपने बहुत डीप स्टडी किया तो हाउस प्रॉपर्टी में तो केवल 3 डिडक्शंस स्टडी करने हैं, 3 डिडक्शन स्टडी करने हैं। ये डिडक्शंस पहला है कि नेट एनुअल वैल्यू का 30%, ये तो बहुत आसान है, नेट एनुअल वैल्यू आ गया उसका 30% डिडक्ट कर लो। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल 3 डिडक्शंस आपको यहाँ अलाउ करता है, केवल 3 डिडक्शन। 3 डिडक्शन का मतलब 3 डिडक्शन के अलावा आपको चौथा कुछ देता भी नहीं है, चौथा आप पाते भी नहीं है, कभी सोचिएगा भी नहीं, कभी सोचिएगा भी नहीं। अच्छा, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकल जाता है तो म्युनिसिपल टैक्स यानी कि जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग आपका मकान आता है या नगर पालिका या छावनी बोर्ड के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपका मकान आता है, कोई न कोई लोकल एथराइज्ड बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा जहाँ पर आप म्युनिसिपल टैक्स देते होंगे, या मकान मालिक म्युनिसिपल टैक्स देता होगा, या कोई हाउस टैक्स देता होगा, निश्चित लोकल अथॉरिटी को आपको म्युनिसिपल टैक्स देते होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये म्युनिसिपल टैक्स यदि पिछले साल आपने पे किया है, या देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ना, यदि आपने पिछले साल पे किया है तो आप ये डिडक्ट कर लीजिए, यदि सर नहीं पे किया है तो नहीं डिडक्ट होगा। और साथ ही साथ यदि आपने पिछले वर्षों के भी म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे किए हैं तो सब के सब डिडक्ट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं हाउस प्रॉपर्टी हेड यानी कि इतना आसान सा हेड है कि जहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप क्लास में कंसंट्रेट होके क्लास कीजिए। अब चलते देखते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है, स्टैच्यूटरी डिडक्शन भी इसको कहते हैं, कि आपको प्रमापित जो कटौती मिलती है वो 30% नेट एनुअल वैल्यू का ही डिडक्ट कर लेते हो। फिर क्या है कि आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया हुआ था, तो जब मकान बनवाने के लिए आपने लोन लिए हुए थे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि वो जो इंटरेस्ट होगा ना भाई, वो इंटरेस्ट भी मैं आपको छूट दूंगा, पिछले साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो। अच्छा, लोन किस लिए लिया है, ये तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। लोन यदि आपने उस मकान के रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस के लिए लिया है, तो यानी कि आपने कोई कैपिटल क्या कहते हैं, मकान के लिए लोन लिया है, यानी कि यदि मकान बेटी की शादी, पर्सनल एक्सपेंडिचर, घर के खर्चे चलाने के लिए लिया है, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको कोई डिडक्शन क्यों देगा भाई? आप सोचो वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए छूट देता है कि आपका मकान रिन्यूअल होगा, मेंटेनेंस होगा, यानी कि रिपेयर्स होगा, तो आपके मकान की वैल्यू और हाई होगी, रेंट अच्छे से आएंगे, रेंट अच्छे से आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट को आप डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग पेमेंट दोगे, टैक्स दोगे। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20 या जो जिस भी असेसमेंट ईयर में आप सॉल्व कर रहे हैं उसके पहले का जो भी ईयर होगा, उस ईयर्स का जो इंटरेस्ट बना होगा हाउस प्रॉपर्टी का वो, प्लस स्टूडेंट्स 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी मकान बन के रेडी होने से पहले जितना भी आपका इंटरेस्ट है, जिस दिन से लोन लिया है, कॉन्सेप्ट आएगा, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप घबराए नहीं, बस एक ही यही टॉपिक आपको समझना ही है, बाकी कुछ है ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी में, बस एनुअल वैल्यू निकाल लो, ये टॉपिक समझ लो, खत्म हो गया हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको लगे सर हाउस प्रॉपर्टी इतना आसान है, छोड़ दो हम खुद समझ लेंगे, तो आई थिंक कि आपको छोड़ दूँ, आप खुद समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, जो नेट एनुअल वैल्यू होता है, उसकी फाइंडिंग की जाएगी, स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना चाहिए कि आप हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको निश्चित ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको क्लासेस करनी होगी। तो अभी आपने इससे क्या पाया, अब तक जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, देखो मैंने पहली क्लास में आपको यहाँ पहुँचा दिया, इसलिए पहुँचा दिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सर ये निकालना है, तो आगे कैसे निकलेगा, इसकी स्टार्टिंग से निकलेगा। इसका मतलब है कि हमें ये फाइंड कर लो तो ये फाइंड होगा जी, ये फाइंड कर लो, एनुअल वैल्यू फाइंड कर लो, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू से नेट एनुअल वैल्यू फाइंड कर लो, तो निश्चित आई होप कि आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन बेसिक इसका क्या है, अब आपसे कोई पूछे कि हाउस प्रॉपर्टी का बेस क्या है, जैसे इजली हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को निकाल सकते हैं, तो मैं माय डियर स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालने के लिए आपको एनुअल वैल्यू निकालना होगा। एनुअल वैल्यू इज द बेस ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अंडर सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, सेक्शंस मत भूलिएगा, सेक्शंस मत भूलिएगा। यदि सेक्शंस आप भूल जाते हैं तो आप लॉ की क्लासेस में राकेश वर्मा के साथ आप धोखा कर रहे हो भाई, ठीक है। तो सेक्शन आप नहीं भूलेंगे, जो चार्जिंग सेक्शन है एनुअल वैल्यू का, यानी कि व्हाट इज, देखो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल, क्या बनते हैं, व्हाट इज एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब देखो आप एनुअल वैल्यू को थ्योरेटिकल टर्म्स में क्या लिखोगे, बहुत दिक्कतें हैं थ्योरेटिकल टर्म्स में। एक्चुअली एनुअल वैल्यू इज द बेस ऑफ taxable income of house property. Time to time it decide how you decide the annual value। यानी कि जो एग्जामिनर्स पूछते हैं ना, वो ये नहीं पूछते कि इसकी डेफिनेशन दो, वो ये पूछते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। अच्छा, स्टूडेंट्स ये सोचता है कि इसकी डेफिनेशन लिखूं, मीनिंग लिखूं, डेफिनेशन लिखूं, फिर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में क्या एनुअल वैल्यू है तो उसको लिखूं। एनुअल वैल्यू का मतलब सिंपली समझ लो कि आपका ये इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। यानी कि ये डिफरेंट अमाउंट भी बन सकता है, डिफरेंट केसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंट केसेस का मतलब कि भाई आपका यदि मतलब एनुअल वैल्यू डिसाइड के समय आपके देखो क्या केसेस बन सकते हैं। आपका मकान पिछले साल पूरे साल किराए पर उठा था, जी उठा था, तो सभी किराया मिल गया, जी मिल गया, तो ये पहला केस बन गया। आपका मकान पिछले साल किराए पे कुछ दिन खाली था, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, एनुअल वैल्यू कुछ और हो जाएगा। आपका मकान पिछले साल किराए पर उठा था, एक बदमाश किराएदार ने कुछ किराया आपको नहीं दिया, तो ये अलग केस हो जाएगा। फिर क्या था, आपका मकान पिछले साल कुछ दिन खाली भी था, बदमाश किराएदार ने किराया भी नहीं दिया। अच्छा ठीक है, ये भी तो डिसाइड होगा, यानी 4 कंडीशंस हो गए। अब क्या किया, आपने मकान को कुछ दिन तक खुद यूज किया, बाद में किराए पर उठा दिया, तो इसका अलग डिसाइड होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, आप बताओ। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें उसके एनुअल वैल्यू से बनेंगी, यानी उसका एनुअल वैल्यू अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग डिसाइड होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप नहीं कर सकते हो, बस इतना कह सकते हो कि एनुअल वैल्यू इज द बेस ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्टली वी कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू एंड आफ्टर वी कैलकुलेट द वैल्यू टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिडक्ट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो देखो अब हम लोगों की क्लासेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, दो नहीं सिर्फ 3 चीज़ें मैं बता दूं। अच्छा, अभी एक चीज़ और बता दूं आपको कि कभी कभी आपने खुद का मकान जो है, आपने मकान को इस्तेमाल किया, खुद के मकान को, यानी आप मालिक हो, अपने मकान को इस्तेमाल खुद कर रहे, रेजिडेंस कर रहे, तो फिर उस मकान का एनुअल वैल्यू क्या होगा सर, तो उसको भी मैं बताऊंगा। उस मकान का एनुअल वैल्यू 0 होता है, 0 होता है। अच्छा, अभी आप पूछोगे सर कभी हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है क्या, जी हो सकता है। यदि आपने क्या किया, जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो ज़्यादा पे किया, तो आपके मकान का जो एनुअल वैल्यू होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दे आर डिफरेंट केसेस टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर डिफरेंट केसेस and we calculate in your classes how decide the annual value। तो my dear, अब देखो क्या बनता है, आपने मकान 2 तरह के माने जाते हैं। अब कहेंगे सब मकान 2 तरह के होते हैं, दीवारें भी 2 तरह की होती हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, एनुअल वैल्यू 3 चीज़ें हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि ग्रास एनुअल वैल्यू, पहली बात कि जब तक मकान का ग्रास एनुअल वैल्यू डिसाइड नहीं होगा माय डियर, तब तक निश्चित ही किसी कीमत पर हम लोग मकान का जो टैक्सेबल इनकम है वो नहीं निकाल सकते। जी ओके, समझ में आ गया। दूसरा चीज म्युनिसिपल टैक्स, यानी कि जिस
मकान में आपने जिस मकान से किराया पाते हो, जिस लोकेलिटी में यानी कि जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग आपका मकान आता है, उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, यानी इसको लोकल टैक्स के भी नाम से जानते हैं आप, लोकल टैक्स के भी नाम से आप जानते हैं। तो यदि लोकल टैक्स पे किया है तो ये भी आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, थर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, यानी कि जो 24 के डिडक्शंस हैं वो आपको जानना होगा। एक्सप्लेनेशन, मैं एक एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक एक चीज़ों को आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा। अब देखो क्या है कि ये 3 चीज़ें यदि आप जान गए तो समझो कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को निकालने में आपको कोई समस्या ही नहीं होने वाली है, समस्या ही नहीं होने वाली है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकालना है कि नहीं निकालना है, अभी आप सोचोगे सर निकालना है, बिल्कुल निकालना है। मैं बता दूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होता है व्हाट इज एनुअल वैल्यू। दैट फर्स्टली वी डिसाइड हाउ वी कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू, हाउ वी डिसाइड द एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट केसेस, यानी कि मकान के जो डिफरेंट केसेस होते हैं वहाँ हाउस का जो एनुअल वैल्यू होता है उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड होना है, कैसे डिसाइड होना है, यानी कि बेसिक्स इसका क्या है, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग हाउस का एनुअल वैल्यू डिसाइड होना। चलिए देखते हैं हाउस का एनुअल वैल्यू कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से टर्म्स में बदलता हूं, ठीक है। 2 बातें होंगी। पहला, इफ हाउस इज नॉट कवर्ड अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट। 2 बातें होंगी माय डियर, पहली और दूसरी, कि हाउस यदि आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, या आपका हाउस, सेकेंड, हाउस इज कवर्ड अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, 2 बातें स्टूडेंट्स, 2 बातें हैं कि आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है और आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। 2 बातें आपको सबसे पहले तो आपको 2 बातें समझनी होंगी कि आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। सर ये हमको कैसे मालूम चलेगा कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग मकान आता है कि नहीं आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पर आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया होगा कि मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है या मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। दैट इज क्लियर, ओके। अब देखो, हाउस इज नॉट कवर्ड अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट में हम लोग जो एनुअल वैल्यू क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस मकान को आपने रेंट पर उठाया है, आखिर कोई उसका एक्चुअल रेंट मिलता होगा? जी मिलता होगा, निश्चित तौर पर मिलता होगा। यानी कि यदि आपने मकान को 10,000 मंथली उठाया हुआ है, कितने थाउजेंड, 10,000, तो 1 साल का किराया कितना हुआ सर, 1,20,000। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एक्चुअल रेंट बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं देखो एनुअल वैल्यू नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। जहाँ जो आपका बेस है, हाउस प्रॉपर्टी का जो बेस है, इन सब बातों को मैं समझा रहा हूँ। फिर क्या होता है भाई, हाउस प्रॉपर्टी में पहली बात आ गई कि आपका मकान लेट आउट है या आपका मकान सेल्फ रेसिडेंस है। क्या चीज़ें देखनी है भाई,
ये हम लोग लेट आउट हाउस के सेंस में कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग कहाँ से की? लेट आउट हाउस से की, यानी कि मकान आपका किराए पर उठा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपका मकान किराए पर उठा हुआ है तो डिफरेंट कंडीशंस में उसके हम लोग एनुअल वैल्यू, ग्रास एनुअल वैल्यू एंड उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स डिडक्ट होगा तो नेट एनुअल वैल्यू आता है। आज आप सुनते चलिए, बस छोटी छोटी बातों को लिखते चलिए। आज की क्लास में बहुत कुछ आपको हम कठिन नहीं बताने वाले हैं, और वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी के बुक में, हाउस प्रॉपर्टी के कोर्स में कुछ ऐसा भी टफ भी नहीं है इनकम टैक्स में कि जो आपको प्रॉब्लम्स हो, जो आपको समस्याएं हों। तो आई होप स्टूडेंट्स, चलते हैं। सर कहाँ चलते हैं? हाउस पर चलते हैं। आपने रेंट डिसाइड किया कि आपको रेंट मिलता है। भाई मकान लेट आउट है तो रेंट तो मिलेगा ही ना? जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, दूसरा चीज कि उस मकान का कोई फेयर रेंट भी उस लोकेलिटी में होगा। बोलिए, आपका उस लोकेलिटी, यानी कि फेयर रेंट का मतलब आपने सैलरी में भी डिफरेंट जगहों पे देखा कि मकान का फेयर रेंट दिया हुआ था, तो आपने पूछा, तो मैं ये बोला वहाँ पे कि फेयर रेंट का मतलब ऐसे है। इनिशियली मैंने उसको समझाया क्योंकि वहाँ सैलरी हेड में इसकी बहुत नीड नहीं थी, बस वही था कि मकान मालिक ने एम्प्लॉय को मकान की सुविधा दी है, उसका फेयर रेंट इतना है। तो मैंने वहाँ दो चीज़ें आपसे डिसाइड करवाया, बस ये पूछा था कि आप बताओ मकान एम्प्लॉयर का है या मकान एम्प्लॉयर का नहीं है। तो यदि फेयर रेंट दिया है तो इसका मतलब है कि मकान एम्प्लॉयर का नहीं होता था। यदि एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर देता था तो मकान एम्प्लॉयर का था, उसने किराए पे लेकर दिया था। तो ये चीज़ें वो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि फेयर रेंट का मतलब क्या होता है। यदि उसी लोकेलिटी में जो आपके मकान से मिलते जुलते मकान होंगे, आखिर उनका भी तो कुछ किराया होगा। उस लोकेलिटी में उचित किराया क्या हो सकता है, उसको हम फेयर रेंट कहते हैं, फेयर रेंट। अच्छा, आपके दिमाग में चलेगा सर इसको डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है भाई। या ये साइकोलॉजिकल तौर पर हम कहते हैं इस पेन का कीमत 30 रुपये है, तो उचित मूल्य इसका क्या हो सकता है? यानी कि इसका उचित मूल्य तो वही हो सकता है कि जितना इसी तरह के अन्य पेन की जो कीमत होगी वही तो इसका उचित मूल्य हो सकता है। कोई हमसे कहे 500 इसका है, तो क्या ये 500 इसका उचित मूल्य हो सकता है? आप खुद सोचो, नहीं हो सकता है। तो फेयर रेंट समझ गए? दैट इज क्लियर माई स्टूडेंट। अब देखो तीसरा, एक होता है म्यूनिसिपल रेंट, या इसी को म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। म्यूनिसिपल रेंट का मतलब कि जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग आपका मकान आता है, यानी जिस नगर पालिका या छावनी बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका मकान है, वो भी मकान की रेंट को अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि इस क्षेत्र में इतना किराया होना चाहिए, यानी इतना किराया होता है। यानी कि कोई सर्किल रेट होता है मकान को किराए पे उठने से जो इनकम होती है, तो उसके उस सर्किल रेट से, यानी जो रेंट होता है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद डिसाइड कर लेता है कि इतना होगा। तो ये तीन चीज़ें, दैट इज क्लियर। बोलिए, यदि ये तीनों चीज़ें समझ गए तो मैं आपको इसमें एनुअल वैल्यू बताऊं। मकान क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है मकान। देखो, यदि एनुअल वैल्यू आप समझ गए तो समझो सब कुछ समझ गए। यदि आपने एनुअल वैल्यू नहीं समझा तो समझ लो हाउस प्रॉपर्टी को नहीं समझा। और कैसे नहीं समझोगे भाई, कैसे नहीं समझोगे? समझना तो होगा ही आपको। तो चलो देखो, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल रेंट, ये तीन चीजें जब आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो ये दिया होगा, तो चलो देखो, एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट, whichever is higher will be gross annual value of
हाउस। अच्छा, ये तो इजली सर आपने बोल दिया कि एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर विल बी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट में इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा माय डियर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इट मीन स्टूडेंट्स, अभी आप कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, नोट कर लें। एक्सपेक्टेड रेंट, संभावित किराया क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, नगर पालिका ने क्या किया था, नगर पालिका ने भी एस्टिमेट किया हुआ था आपका किराया इतना होना चाहिए। अच्छा, एक एस्टिमेशन और क्या था, फेयर रेंट था, वो भी एस्टिमेशन था, एग्जैक्ट था नहीं। तो उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, किन में, म्युनिसिपल रेंट एंड फेयर रेंट दोनों क्या थे, एस्टिमेटेड थे। तो उन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो मकान का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। इट मीन संभावित किराया, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर विल बी क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, यानी कि सर ये आप लिख लो यार, कॉपी कर लो आप, कि फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल रेंट में इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो मकान का क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। यानी कि फाइनली, और देखो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल में जो ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी उसको होल्ड रखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। यानी आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अभी इसको होल्ड कर लो, क्या आ गया आपका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। दैट इज क्लियर माय डियर। इस केसेस में जब आपका मकान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है। ओके ओके, अब देखो क्या होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने डिसाइड कर लिया, जी बिल्कुल डिसाइड कर लिया। लेस, क्या लेस, मैंने आपसे कहा था कि म्यूनिसिपल टैक्स यदि आपने पेड किया है पिछले साल, तो ये देखो ये क्या आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा आपके मकान का, आपके मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिसाइड हो जाएगा। अभी सर अब क्या है, अब तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसा ही, ये नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। अब सोचोगे सर ये नेट एनुअल वैल्यू आ गया, अब तो क्या करना है, बस तीन चीजें इसमें से माइनस होनी है, तीन चीजें माइनस होनी है। पहला क्या है स्टूडेंट्स, जो स्टैच्यूटरी डिडक्शन है, जो आपकी वैधानिक कटौती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 24 के जो तीनों डिडक्शंस हैं, यदि वहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, यदि वहाँ मिल सकते हैं, तो इन तीनों डिडक्शन को आप घटाएं। नहीं, तीन डिडक्शन है, मकान को लोन नहीं लिया है आपने मकान के लिए, तो एक डिडक्शन से 24 का जो डिडक्शन है यानी 30%, वो आपको तो मिलेगा ही, वो आपको मिलेगा ही। यानी कि स्टैच्यूटरी डिडक्शन यदि आप माइनस कर लोगे, यानी कि लेस ESD एट द रेट ऑफ 30%। पहला, मकान को बनवाने या मकान को खरीदने के लिए यदि आपने लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट पिछले साल का होगा वो, या यदि आपने मकान को कंस्ट्रक्शन की पहले लोन लिया था और जब कंस्ट्रक्शन आपका बन के रेडी हुआ मकान का, उसके ठीक पहले, बता दूं, नहीं अभी नहीं, तो उसके बीच का 1/5 जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो जो है आप तीनों डिडक्शन माइनस कर लेंगे। हाँ, लेकिन मकान के लिए लोन लेना चाहिए तो आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे, आप माइनस कर लो, आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। यानी कि इट मीन कि जो एनुअल वैल्यू है ना वो आपका बेस होगा, वो आपका बेस होगा। इट मीन माय डियर, चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। आपने जो मकान लेट आउट किया है, रेंट रिसीव किया, चलो मान लो 10,000 पर मंथ, मकान का जो फेयर रेंट है ना
वो 90,000 एक ईयर का है, और जो म्यूनिसिपल वैल्यू या म्यूनिसिपल रेंट है ये 95,000 एक ईयर का है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मंथली नहीं देते हैं अक्सर, ये ईयरली ही होते हैं क्वेश्चन में, तो आप घबराइएगा नहीं, एक्चुअल रेंट आपका मंथली होता है। तो अब देखो इन तीनों में हम लोगों को क्या डिसाइड करना है, ग्रास एनुअल वैल्यू डिसाइड करना है। तो अभी हमने कहा कि एक्चुअल रेंट कितना है सर, 10,000 पर मंथ, तो एक साल का 1,20,000। और फिर आपसे बात हुई कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर, एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया फेयर वैल्यू या फेयर रेंट कितना 90,000, और म्यूनिसिपल रेंट कितना सर 95,000। इन दोनों में ज़्यादा कौन है, अभी आप कहोगे सर 95,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया सर 95,000। एंड इन दोनों में ज़्यादा जो हो, यानी विच एवर इज हायर विल बी क्या, ग्रास एनुअल वैल्यू। इन दोनों में ज़्यादा कौन है सर, ये मैं मिटा देता हूँ, यानी कि 1,20,000 क्या आ गया, ग्रास एनुअल वैल्यू आ गया, यानी जो मेरा बेस है क्वेश्चन का वो निकल के सामने आ गया। अब यदि आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हो तो माइनस कर लो, और उसमें से क्या घटा लो, उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 के जो एप्लीकेबल हैं, यानी इनकम टैक्स एक्ट के जो डिडक्शन 24 हैं वो माइनस कर लीजिए, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम डिटरमाइंड हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखेंगे। अभी देखो ये मकान तो आपका लेट आउट चल ही रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मकान दो तरह के होते हैं, एक तो मैंने क्या बताया कि सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस, और सेकंड बताया लेट आउट हाउस। तो पहले हम लोग एनुअल वैल्यू लेट आउट मकान का डिसाइड कर रहे हैं। तो अब देखो सेकंड केस क्या था, हाउस इज covered according to Rent Control Act, यानी हाउस आपका ना रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आता है।